Have you ever given a speech when you were in school, college? So what was the basic purpose of the speech? To inspire, to inform, to demonstrate knowledge, to convince. Sometimes you're using speeches in order to convince the people. Okay, now this is a handout जिसको आपने याद रखना है from every perspective because it is very important from your examination perspective. It is called a guide to making great 4H speeches. You must be thinking कि ये 4H क्या है. इसको कहते हैं head, heart, health और एक और H होता है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है नेब्रास्का में जहाँ पर वो अपने बच्चों को हाई स्कूलर्स को इन 4H के थ्रू पढ़ाते हैं. सो 4H सिंपली मीन्स कि हेड, हार्ट और हेल्थ आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए. ठीक है, इससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इफ़ यू रीड द डेफिनेशन यू विल सी. उस दिन हमने कम्युनिकेशन की बात की थी. कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग आर इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स. ठीक है, ये क्रिटिकल स्किल्स तो हैं ही, ये स्पीकिंग स्किल्स तो हैं ही, ये लैंग्वेज स्किल्स तो है ही, लेकिन ये लाइफ स्किल्स भी हैं. इनको इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहा जा सकता है, इनको इंट्रापर्सनल स्किल्स भी कहा जा सकता है, और पब्लिक स्किल्स भी, और ये सॉफ्ट स्किल्स में भी आ सकती हैं, विच कैन बी गेन्ड थ्रू दीज 4H. Speaking face to face is one of the oldest forms of communication and is still the most effective. Sometimes when we talk to each other through email or messages, we can get a wrong idea. We can find the other person to be rude or very reserved or something. But जब आप face to face बात करते हैं तो that is much more likely to be understood more accurately as compared to the written material. So face to face communication has always been इम्पॉर्टेंट. अब देखिए मेरे पास बच्चे आते हैं एप्लीकेशंस लेके, रिटन तो होती है बट दे वुड लाइक टू टॉक टू मी एज वेल टू प्लीड देयर केसेस इन सर्टन मैनर. कुछ कहते हैं कि इंग्लिश तो हलवा है मैम, मैं कर लूँगा, आप बस मुझे ना बैठने दें, पेपर में बैठने दें. फिर कुछ आके कहेंगे मैम मेरा फलाना ढमकाना कुछ हो गया था तो मैं नहीं कर पाया, मैम मैं सिर्फ क्लास में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे सोशल एंग्जाइटी है और आप क्लास में बार बार स्टेज पे बुला लेती हैं तो आई एम स्कैर्ड, दैट्स व्हाई आई डोंट कम टू द क्लासेस. दीज आर वेज टू explain their reasons that why they were not in the classes. अब जो इसने फेस टू फेस बात करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें थोड़ा सा आप कह रहे हैं वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिटन मटीरियल, बिकॉज यू काइंड ऑफ हैव इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इमोशंस. एक रियलिटी आपको उसी वक्त पता चल जाती है, वेदर दे आर फेकिंग इट और दे मीन इट, पता चल जाता है. ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और हमें स्टेज फ्राइट है, विच इज़ नॉट द ट्रुथ. वो बस इसे यूज़ करते हैं, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके वर्डिंग से पता चल जाता है. सो फेस टू फेस बात करने पे इफेक्टिवनेस जो है वो बेहतर होती है. द लिसनर हियर्स योर वर्ड्स बट मोर देन द वर्ड्स दे वॉच योर फेस एंड हैंड्स एंड एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, everything, which means non-verbal communication is also contributing in the process of communication. Okay, they catch your enthusiasm or your concern. It is a warm personal way of communicating. For the rest of your life you will be communicating, trying to persuade and inform and etc. By giving a speech you develop these abilities to express yourself clearly and convincingly. It also gives you skills in organization of your ideas and present them in logical order. It also enhances your research skills in which you can get material to support your ideas, and it definitely gives you confidence in your own ability. I'll be honest, I'll talk about myself. If I don't know the topic, if I'm not clear about the idea, I will be struggling while presenting. If I know the idea, I'm very comfortable and I can speak without any hesitation. Does it happen to you as well? कि अगर clarity है तो बेशक लैंग्वेज बैरियर है, दैट्स फाइन, बट आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं. लेकिन जब पढ़ाई ना हो, व्हेन यू हैव नॉट पेड एनी अटेंशन और एफर्ट इनटू इट, सो इट सो हैपन्स कि उसकी इफेक्टिवनेस बोलने पे भी पता चलती है कि उसमें नहीं है. वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीच. स्पीच आपको समझ आ गई होगी कि क्या होती है. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रिमेंबर द पब्लिक स्पीकिंग इज बेसिकली सेम एज डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेप्ट इट इज़ जस्ट टेलिंग.
डेमोन्स्ट्रेशन में क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी होती है. इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड इफेक्टिव डिलीवरी विद जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स, facial expressions and variety of other non-verbal expressions with appropriate grammar as well. Public speaking and speech में and presentation skills में you cannot make a blunder in your grammar. You cannot be inappropriate while using examples. जैसे होता है ना, ओए तू चुप कर मैं बोल रहा हूँ. You can't say that. ठीक है, वो होता है फ्रेंड्स आपस में थोड़े जज्बाती हो जाते हैं and they use such words, so you cannot use those. You have to be very formal while giving your speeches. कभी कोई speech सुनी है आपने? ओके, पॉलिटिकल स्पीचेस हमने बहुत सुनी हैं. वो बहुत पर्सनल भी होती हैं, बहुत न्यूट्रलाइज्ड भी होती हैं, बहुत लाउड भी होती हैं और बड़ी बेतुकी भी होती हैं. इज़ दैट करेक्ट? समटाइम्स दे हैव इंफॉर्मेशन दैट डज मेक सेंस, समटाइम्स दोज pieces of information are not making sense. Mostly political speeches are meant for informational purposes and motivational purposes. They want to motivate you, convince you to vote for them or follow them blindly. यही purposes होते हैं ना. Sometimes ये भी होता है कि speech इंतशार फैलाने के लिए भी होता है, to provoke your followers to do something that is not okay. ऐसा भी होता है, बहुत सारी countries में होता है. We'll be talking about 4 basic types of speeches. First is informational or informative speech. Then we have persuasive, motivational and entertaining. If we talk about informative speeches, of course, as the name suggests, it talks about a piece of information or a topic about any generic topic. For example, आपके पास topic है बहरिया यूनिवर्सिटी H11 कैंपस, राइट? अब आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशनल स्पीच देनी है टू न्यू कमर्स. यू विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, हाउ मेनी बिल्डिंग्स आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप उसको इंफॉर्मेशनल रखेंगे, उसमें आप फैक्ट्स को हाईलाइट करेंगे क्या है और क्या नहीं. परसुएसिव इज used to affect the listener's behavior, to convince them, to persuade them to do something. अब देखिए, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक बहरिया यूनिवर्सिटी है और एक कोई और यूनिवर्सिटी है. दोनों के स्पीच कंटेस्टेंट्स आए हैं. दे वांट टू कन्विंस यू टू जॉइन देयर यूनिवर्सिटी. सो दे विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड्स एंड द बैड्स, द फैक्ट्स, द इंफॉर्मेशन दैट दे वांट टू शेयर, क्या अच्छा है क्या बुरा है. और उसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस जब वो ऐड करेंगे, अपना ओपिनियन हाईलाइट करेंगे, दैट इन माई ओपिनियन आई हैव बिन पार्ट ऑफ बोथ यूनिवर्सिटीज़ बट आई रियली रिकमेंड बहरिया यूनिवर्सिटी बिकॉज इट हैज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको कन्विंस या परसुएड करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये आजकल बड़े फेमस हैं यूट्यूब पे, और ये जो छोटे छोटे हम वो शॉर्ट्स देखते हैं उसमें बहुत सारे हम क्लिप्स देखते हैं. तो डू यू गेट मोटिवेटेड समटाइम्स? For a little time, for a day or two, for a month or two, for a minute. What is the reason of not being motivated enough to follow it through? Because I think that is a little less realistic. Practically, if we start implementing that. Okay, that does make sense. That sometimes the points that they are trying to motivate you about are non-realistic. They are not achievable, or they do not fit in the reality. That could be one reason. Any other reason? You want to say something? Laziness, okay. It could be, internal factor that you don't have motivation, internal motivation enough to actually follow it through. जैसे हमारे साथ होता है ना कि जो रिलीजियस फरीज़े होते हैं उसको फॉलो करते हुए या उसको ले जाते हुए कहीं ना कहीं हम कोई डंडी मार देते हैं. कोई नमाज छोड़ देंगे, कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो छोड़ देंगे, मिस करा देंगे. किसी गैदरिंग में बुलाया गया, रिलीजियस गैदरिंग में, तो कोई बहाना बना लेंगे. ऐसा होता है ना कि हम मोटिवेटेड हैं, वी वांट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, कहीं ना कहीं हम कुछ छोड़ देते हैं. सिमिलरली जब हम ऐसे मोटिवेशनल लोगों को सुनते हैं, जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं, अब मुझे किसी का नाम नहीं आ रहा. ओके, वो जो एक इंजीनियर है, यस, वो भी हैं. तारिक जमील साहब हैं. उसके अलावा ये जो आता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में आता है, जो अभी आया था राहत जी. अच्छा, ये मुझे नहीं, इसका मुझे नहीं पता. वो भी रिलीजियस स्कॉलर है, जाकिर नायर. अच्छा, और एक और किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं जो आपको मोटिवेट. जी, क्लाइमेट चेंज
दैट्स अ टॉपिक जिसके ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस एंड स्पीचेस आपको मिलेंगी. अच्छा, आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है? हु वाज ही? कौन था मार्टिन लूथर किंग? कौन था या कौन है? जिंदा ही लगा गया? लगा गया. कौन था? ब्लैक राइट्स और ब्लैक मूवमेंट का एक्टिविस्ट था. ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स हु स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट और मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म. ठीक है, वो तो सिंगर नहीं है. जैसा भी है तो सिंगर. मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं उसको. Now she has a point. What if I am the motivational speaker? I am trying to motivate my classmates to behave in the class and etc. and tell them ये करना है, ये करना है. वो भी तो एक motivational speech ही हो जाएगी, लेकिन वो informalized हो जाएगी. फॉर्मल तब होगी कि एक ऑडियंस बैठी हो और एक स्टेज हो और वो ऑफिशियली कहीं पे कंडक्ट हो रही हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मार्टिन लूथर किंग. ही वॉज अ मोटिवेशनल, persuasive and informative. All kinds of speeches were there. There is a very famous speech by him. I have a dream that one day a black and white child will sit together and eat. I have a dream that one day the Western country will accept us, because back then they were not accepting the people of color because they were darker in color and they believed that they deserved less. उनके washrooms, उनका पानी, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी बसेस सब अलग हुआ करता था. ठीक है. Yes, racism is still prevalent, but तब तो slavery भी थी ना. slavery से बाहर निकलना था. तो Chinua Achebe, yes, there is a writer as well. Then we have entertaining speech. It amuses audience. ये जो स्टैंड अप कमेडियंस होते हैं आजकल के, जिनकी एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आती कि उसमें हंसने वाली बात क्या है, लेकिन ऑडियंस है. ठीक है. डू यू एंजॉय स्टैंड अप कॉमेडी? मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पर्सनल है और हार्श है, ब्रूटैलिटी है. That is what I'm saying, that I've heard some stand-up comedians and they don't make sense to me. I don't laugh. ठीक है. The entertaining speech is there, लेकिन somehow उसमें भी कोई moral message हो सकता है. Mostly होता है. So these are the 4 types that you must know of speeches, and in order to explain them, if they are given in the examination, you should be able to give one example. जैसे मैंने आपको मार्टिन लूथर किंग का बताया, इसके अलावा माया एंजेलो है. She was a very good speech. She was a poetess, but वो बहुत अच्छी speeches देती थी. नेल्सन मंडेला है. उसके अलावा आपको पाकिस्तानी बहुत सारे मिल जाएंगे, इंडियन मिल जाएंगे. यू हैव टू कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू दीज कैटेगरीज, और उनकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं. What happened to the text? Anyway, selecting a topic. The first and the foremost important point is selecting a topic. और जो topic होता है mostly आपको दिया जाता है. You don't select it at your own, but mostly you're given a chance to select between or among choices. First step is to select. नीचे जाएं थोड़ा सा. When selecting your subject, ask yourself, it is something like that you like to do, whether you can talk about it, whether it is relevant to the audience, does it make sense to them. For example, अगर मैं यहाँ पर topic ले आऊँ that is related to English literature, that won't be befitting for you because you have no interest in it. But speech, on the other hand, does have something to do with your degree eventually in one way or another. बहुत directly आपको speeches ना भी देनी पड़े, लेकिन आपको बोलना तो पड़ना ही है in front of many people. ठीक है. Something you have learned. चलेंगे 4H वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं. टाइमली एंड सीजनल. ऐसा ना हो कि आप बहुत ही कोई क्लासिकल बात कर रहे हो और वो आउटडेटेड है. आपको जो एग्जांपल्स लाने हैं दे हैव टू बी वेरी रेलेवेंट एंड रीसेंट.
For example, I asked you whether you knew anybody from the motivational speaker, list of people or not, और आपने 4-5 लोगों के नाम दिए. That means कि आप relevance create कर पा रहे थे. तो as a speech contestant or a person, you have to make sure that your material is appropriate, audience oriented, and it has the material which is recent and relatable to the audience. और ख़ुद भी आपको knowledge हो, ऐसा ना हो कि आपने कहीं से पढ़ लिया और without the knowledge you are talking about it. ठीक है, आगे चलें. A topic on which you already have some knowledge should be part of your subtopic. आपके पास एक umbrella topic है, ठीक है. Let's say you are talking about uniform in universities, ठीक है. अब आपके पास ये 2 stances हैं. एक stance school of thought या group of people कहते हैं कि आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि आपके पास यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए. अब आपको दोनों के पर्सपेक्टिव पढ़ने, ऐसा नहीं है दैट यू विल बी रीडिंग ओनली वन पर्सपेक्टिव एंड साइडिंग विद इट. यू हैव टू नो द अदर साइड एज वेल टू मेक योर पॉइंट्स so strengthful, so important and so convincing and persuasive for the audiences कि जो opposite side पे भी है, counter argument पे भी है, जो refute भी कर रहा है, वो भी आपसे agree करे, objectify करे. objectify in the sense यानी objective हो, neutralized आपके पास opinion होना चाहिए. नीचे चले. You can find information about your subject from books, internet, blog posts and much more. Then we have planning. Planning is important part of everything. आप कोई assignment करें, कोई speech करें, कोई presentation करें, without the planning you won't be able to actually execute it in a correct manner. Without plan, वो कहते हैं ना, if you are failing to plan then you are planning to fail. अगर आपका plan अच्छा नहीं है तो आप failure के लिए उस रास्ते पे चल चुके हैं. The purpose of your speech should be to communicate your ideas to your audience. To do this, your speech must be organized in such a manner that it does make sense. ऐसा ना हो कि आप examples जो आपने शुरू में देनी थी वो आप कह रहे हो कि like I said in the earlier point, so I am going to give an example right now. जो example जहाँ देनी है उसी appropriate time पर organize करके देनी है, so that उसी वक्त आप उसको समझ सकें. पेज के उस तरफ चले जाए, नीचे उस तरफ चले जाए. जी डेफिनेटली. देखिए क्लास में तो आप इसको हो सकता है थोड़ा सा नॉन सीरियस लेते हो, मगर अगर आपको किसी क्राउड में जाना पड़ जाए टू रिप्रेजेंट योर क्लास, your university, yourself for that matter, you will have to take it very seriously. There are some norms, rules and regulations that must be followed. हम अपने छोटे से एनजीओ बनाएंगे जी, उसकी मार्केटिंग के लिए जाते हैं ना, जब आपको 100-150 बंदे के दिमाग थोड़ा आपको बात करनी पड़ती है, और उस ऑडियंस में तरह तरह के लोग होते हैं. उस ऑडियंस में चीज़ें लेने वाले लोग भी होते हैं और जेन्युइनली इंटरेस्टेड लोग भी होते हैं, तो उनका ध्यान खींचना बड़ा मुश्किल काम. ये चीज़ अपनी काम है. अभी मैम हमारा इवेंट है ना, ये मैंने इवेंट उसके अंदर रिशा होते हुए गई थी सारे एनर्जी सिंपोजियम थे, वहाँ पे एक निरेश कर गया था, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं उसका नॉलेज इतना थिक नॉट है, एक्सेंट नहीं उस बंदे का, मुझे उसके सामने लाइट है, उसने मुझे हेलो है कि पहले मैं उसको ऐसे देखता हूँ, मैंने उसको शूज़ देखे, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा ये तो घोड़ा है. मैंने उससे सही तरीके से बात की, बाद में मतलब मुझसे पूछता है आपकी कंपनी कौन सी है, मैंने कहा मेरी भी एक कंपनी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा. ये चीज़ें बाकी बहुत कम है. So audience oriented होना is absolutely important. Your classmate just shared an event where he went with his classmates and they were faced with a diverse kind of audience. Some of them were genuinely interested in the donations in the NGO and the rest of were there for free coffee or something, या टाइम पास के लिए, या किसी ने ज़बरदस्ती भेज दिया, जैसे आपको कहा जाए हॉल में जाना है, खाने के लिए आते हैं, ऐसा होता है. आई हैव बिन पार्ट ऑफ मेनी कॉन्फ्रेंसेज एंड समर स्कूल्स जिसमें जो बच्चा है वो भी खाने पीने आ रहा है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द मटीरियल बीइंग शेयर्ड, दे डोंट वांट टू एग्जीक्यूट, बट जहाँ पर फ्री कॉफ़ी, चाय बिस्कुट जो भी मिल रहा है उसके लिए आ जाएंगे. फ्री बैग्स दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्री मिलती हैं, वो चीज़ें अचीव करनी आती हैं. अब well that's all right, some of us could have ways of eating food. मैं जैसे खाना खाती हूँ, you should see, मैं भी ऐसे ही खाती हूँ. इन्होंने कहा कि किसी ने ऐसे खाना पड़ के खाया, खैर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा है
कि बिकॉज मैं सारे दिन का एक ही दफ़ा खाती हूँ तो परेशानी से खाती ऐसे हूँ। पूरी ट्रे पूरी बुफे लगा, मैं 16 डिश बुफे ठीक था तो मैडम ने ये भी नहीं किया कि मैं चलो वो स्पून हैंडलर है उससे उन्होंने यूं हाथ डाला है, हाथ डाल के निकाले उसी हम हाथ भी कभी कभार मैंने Well, this is just an incident. When I was a little younger, I went to a wedding ceremony. I had a plate in my hand और खाना ओपन हुआ है तो वो जो बारात थी वो बहुत ज़्यादा थी और प्लेट्स वगैरह या खाना कम था। मैं यूँ खड़ी हुई हूँ बिकॉज आई वॉज अ टिमिड पर्सन, अ शाय पर्सन, मेरे से प्लेट भी छीन के ले ली। मीडिया वाले इतने हो, मैं मेरे बल्बों से ओके दैट्स ऑफ टॉपिक, लेकिन ठीक है थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट बेटा नीचे चले, नीचे 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 नीचे, बस ऊपर चलो। हाँ, सो एनी टाइप ऑफ राइटअप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर किस्म के राइटअप में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो, और स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन, बॉडी, मिडल बॉडी या बॉडी पार्ट्स कह सकते हैं या बॉडी पैराग्राफ्स कह सकते हैं, एंड देन यू हैव कंक्लूजन। सो किसी भी राइटअप की तरह स्पीच में भी आपके पास यही 3 चीज़ें हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन। Identify key ideas first. Do not start gathering ideas and material randomly. You have to jot down, plot it, plan it, scheme it. कि हम 4 points देखें, एक टॉपिक पे आपको 2500 किस्म के point of views मिल सकते हैं. You cannot incorporate all of them. You won't be able to execute them. You have to shortlist 2 to 3 points to execute them, to deliver them in an effective manner. Then नीचे चले. Then get organized. Organization, basic organization क्या है? Introduction, body and conclusion, and specified common ways to organize a speech are logical, topical, spatial and chronological. Logical, as I've already told you, your speech has to have some logic, that there should be reasoning. अगर आप कुछ claim कर रहे हैं तो उसका reason वहीं पर देना है, उसका argument वहाँ पर ही देना है, उसका stance वहीं पे provide करना है. Topical, here the speech is divided into general areas which becomes main heading. Suppose we might say that emblem is composed of 4 H's. The name of these 4 H's would become our 4 main headings. अच्छा, ये आपको समझना है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. For example, you are going to talk about that depression has 3 major causes. ठीक है, हम 3 causes की बात करते हैं. यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपका टॉपिक हो गया, ये टॉपिकल हो गया. अब 3 कॉजेज को 1 by 1 आप एक्सपैंड करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी अ टॉपिकल स्पीच. फिर अगर इस तरह से नहीं तो क्लासिफिकेशन स्पीच भी होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन हैज़ कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स. सो पहले आप बताएंगे डिप्रेशन क्या है, फिर आप कॉजेज पे एक्सपैंड करोगे, फिर सिम्टम्स पे एक्सपैंड करोगे और फिर आप जाओगे ट्रीटमेंट्स पे. सो दिस इज हाउ यू अरेंज योर टॉपिकल स्पीचेस. Then you have spatial. Spatial comes from the word space. Space जगह, जहाँ पर आपके पास space हो. In this arrangement, the main headings are physically related to each other as informative speech about human body, head, shoulder, legs and would use spatial arrangement. यानी आप इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से ताल्लुक होगा. Then chronological, as the name suggests, sequential speech, जिसमें logic तो होगी ही लेकिन वो sequential होगा. The fourth arrangement is according to time sequence. In telling the history of America, speaker discusses events of history year by year. अब अगर हम मार्टिन लूथर किंग की स्पीचेस की बात करें तो उसने मल्टीपल स्पीचेस दी हैं. वन ऑफ देम इज़ वेरी फेमस, जो आपने मैट्रिक में या कहीं ना कहीं हम पढ़ते ज़रूर हैं, आई हैव अ ड्रीम. तो अगर हम मार्टिन लूथर की ज़िंदगी पर एक स्पीच देने लगे एज अ पर्सन तो क्रोनोलॉजिकली विल जॉट डाउन कि उसने कौन सी 5 स्पीचेस दी, कौन सी ईयर में दी. टाइम वाइज हम बताएंगे कि पहले ये वाली स्पीच थी, फिर ये वाली, फिर ये वाली. तो दैट इज़ योर क्रोनोलॉजिकल स्पीच. Of these 4 arrangements, logical and topical are most oftenly used. ठीक है, remember this could be part of your MCQs के कौन सी most common है. आपने एक और मैं आपको बहुत easy चीज़ बता रही हूँ. To pass this course with flying colors is to stick to the material that has been posted. Do not go online. Do not read from anywhere else. Just mention these points and you'll get good scores. ठीक है, यहाँ वहाँ से मत पढ़े, इतना भी पढ़ लें तो बहुत है. Then use an outline. Then using an outline. Outline जैसे उस दिन मैंने आपसे प्रेजेंटेशन स्किल्स की लग चुकी बेटा अटेंडेंस. प्रेजेंटेशन स्किल्स से रिलेटेड एक आउटलाइन आपसे बनवाई थी, आपको याद होगा. वो मैं वापस चेक करके लाई हूँ. आप में से मेजॉरिटी ने बहुत ही वो ऊपर वाला काम नहीं होता, सुपरफिशियल काम किया है. ईमान ने बहुत कोशिश की लेकिन इट वाज स्टिल सुपरफिशियल. हाउएवर साइम है कोई स्टूडेंट 3A का, उसने काफ़ी मतलब
पिन पॉइंट करके वर्बल नॉन वर्बल जितनी सब पॉइंट्स बनते थे उनको अच्छे से उसने हाईलाइट किया. तो आउटलाइनिंग कैन हेल्प यू. आउटलाइनिंग में क्या कुछ हो सकता है? इंट्रोडक्शन में यू कैन हैव ओपनिंग फ्रेजेस, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन कैच करते हैं. सब्जेक्ट और पर्पस स्टेटमेंट कुड बी देयर. एंड बॉडी में मेन पॉइंट 1, 2 and 3 हो सकता है. उसके बाद आप कंक्लूजन में चलते हैं. उस तरफ चले पेज के, ठीक है. फिर सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2 और उसके भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं. इट रियली डिपेंड्स आप किस बारे में बात करें और किस एक्सटेंट तक बात करना चाहते हैं. देन कंक्लूजन में समराइज योर मेन पॉइंट्स. रिमेंबर दिस इज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ राइटर्स. Your introduction is always connected to your conclusion. You only say the same things in your conclusion which you have argued throughout your essay, speech, presentation, any talk for that matter. A good speaker usually prefers speaking from an outline. Speaking from a script may hamper delivery. जैसे हम स्क्रिप्ट लेकर अगर पढ़ना शुरू करें तो आप स्क्रिप्ट में इतने बिजी हो जाएंगे कि ऑडियंस शायद ना सुने. ऑल्दो स्क्रिप्टेड स्पीचेस भी होती हैं इन ऑर्डर टू सेव टाइम. और पाकिस्तान में बड़े लेवल पे स्क्रिप्टेड स्पीचेस ही यूज़ की जाती हैं ताकि जो एक बंदा आ रहा है उसका मजाक ना बनाया जा सके, सो दैट ही डजंट से समथिंग दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. तो स्क्रिप्टेड स्पीचेस होती हैं और समटाइम्स 1 मिनट का विंडो होता है तो 1 मिनट को मीट करने के लिए स्क्रिप्टेड दी जाती है. दैट इज़ ऑल्सो a fashion in Pakistan, लेकिन it is said in this handout that you should always speak spontaneously. However, in some instances it may be wise to write out a speech. लिख कर पढ़ने में ज़्यादा बेहतरी है. देन आगे देखें डेवलपिंग अ कैची इंट्रोडक्शन. अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्लॉपी है, बहुत लेजी है, इनडायरेक्ट है, फजूल सा है, देयर इज़ अ हाई चांस दैट ऑडियंस विल नॉट बी लिसनिंग यू टू द लास्ट पॉइंट. वो आपको आखिरी पॉइंट तक नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि उनको इंट्रोडक्शन में ही नहीं पता चला. सो मेक श्योर कि आपके आंसर्स में भी, आपकी बातों में भी पहली कुछ लाइनों में क्लैरिटी के साथ आप बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू से, स्पेशली इन स्पीचेस. नीचे चलिए बेटा. टू कैप्चर द ऑडियंस इन ट्रस्ट you can start by these techniques. You can challenge them, you can pose a question, you can start with a quotation, you can recite a poem for that matter, or you can take some incident from the history to grab their attention. ये सारी techniques आप catchy introduction लिखने के लिए और बोलने के लिए utilize कर सकते हैं. आगे चले. Then create a memorable conclusion. नीचे चले please, 1 minute. हाँ, developing the body. Now this is another important point. The body is the portion of your speech where you support the main points of your topic. It contains the heart of your information, whatever kind of speech that you have written, you're going to develop your body of speech through these 4 categories, these 4 general categories: testimony, statistics, examples, analogies. Testimony, as the name suggests, it is your testament. यानी आप testify करते हैं that this is what I believe and this is why it is correct and you should follow. ठीक है. टेस्टिफाई करना समझते हैं, जैसे आपको कोर्ट में बुलाया जाता है और आपकी गवाही होती है, तो दैट इज टेस्टिफाइंग. तो टेस्टिमनी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी या किसी रेफरेंस के थ्रू भी. देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स, quantitative information produced by organizing and analyzing data collected and the relationships among them. Sometimes in order to prove your point in your speech you can use statistical data, real life data, some survey analytics could be used, some kind of pie graph और graph use हो सकता है, किसी किस्म की outline use कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप use करके statistically showcase कर सकते हैं कि why your speech has more water to hold. ठीक है. Then examples, you can include personal examples, experiences, interviews, surveys, knowledge, experienced people and etc. बहुत सारी चीज़ें examples में इस्तेमाल हो सकती हैं. Then we have analogies, a method of reasoning concluding that when two particulars are alike in a number of known respects, they will be alike in an unknown respect. Analogies जो होता है, ये आपने कभी analytic part दिए, GAT का, NAT का, SAT का? Do you know these tests? Yes, कभी दिए? Yes, उसमें एक combination आता है 2 words का with the colon between them, और फिर नीचे 4 options होते हैं and they need you to tell them what is the possible most similar combination that you can find. These are analogies. They are similar yet very different from each other. तो analogies भी यूज़ की जा सकती हैं. आप इसको याद करने के लिए compare and contrast भी
यूज़ कर सकते हैं इन वन वे. प्रॉब्लम सोल्यूशन भी हो सकता है और एक्सपोजिटरी भी हो सकता है. सो दीज 4 टाइप्स, प्लीज़ ऊपर चले. Testimony, statistics, examples and analogies are 4 general types to organize the development of your body. In the examination, if I'm asking you how do you organize in 4 different ways, if you don't write these और आप generically बात करें score मिलेगा लेकिन 50%. If you talk about these, you'll get 100%. You have to read these documents religiously. Religiously कैसे होता है, एक एक word पढ़कर आपको इसको समझना है. बेटा पेज पे उस तक चले. Then using transitions, ठीक है. Transition markers बहुत common चीज़ होती हैं. They help you transit from one idea to another, one paragraph to another, one thought to another. For example, firstly I will be talking about presentation skills, second I will talk about speeches, third we'll talk about interview skills, and finally we'll conclude the lecture. These 3 topics are transitioned by the help of firstly, secondly and thirdly. ये तीनों words transition markers हैं. Transition phrases भी होते हैं, transition sentences भी होते हैं. तो transition use करना बहुत important है. जैसे मैं अपनी speech start करूँ कि today I am going to talk about the bad habits of young school children with regards to mobile phone usage. I will be talking about 3 reasons और 3 instances, instance 1, 2 and 3. फिर उसके बाद 1 by 1 मैं उन पे expand करती हूँ. तो मैं transition use करती हूँ कि firstly, secondly and thirdly. So transitions are important. देखिए यहाँ पर कुछ example दी गई हैं. The introduction and body. I will identify 5 reasons. So you can use I will identify as a transition. Then the major points within the body. In addition to that, we need to, otherwise we will not be able to, and etc. And conclusion में आप use कर सकते हैं. So this means we must to conclude, to sum up in a nutshell. कि बहुत सारे expressions होते हैं that can be used in conclusion. ठीक है. तो ये सारे words भी आपको पता होने चाहिए. चलिए. These sample words can help accomplish the following transitions. Further, besides, but, consequently, either, when, या आप सारे पढ़ सकते हैं, ये आपकी choice है. The next step that we are supposed to talk about, planning your time. Time management is absolutely necessary. देखें, अगर आपको 2 मिनट दिए गए हैं तो आपको 2 मिनट तो बोलना ही है. ठीक है. बहुत सारी बुक्स दैट आई हैव रेड सजेस्ट कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, 1 सेकेंड कम बोलने. बट आई पर्सनली बिलीव बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान and we think otherwise. हम हमेशा दूसरी तरह सोचते हैं. So if you're presenting within the Pakistani scenario and the evaluator is Pakistani, take 1 minute extra. Don't go for less, go for more. But in books you will find, some books you will find that it is always good to finish within less time rather than the taking exceeding time. But मैं आपको suggest करूँगी कि 1-आधा मिनट ऊपर ले लें, कम मत करें. ठीक है. Not necessarily. In the Western countries, no. ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम. वो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे ख़त्म करना आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप कर सकते हैं. पीछे चलें बेटा. प्लानिंग योर टाइम पे चलें. अब ये देखिए, there are approximately 150 words in each speaking minute. It really depends on your speaking pace. अब मेरा pace बहुत fast है. Today I am speaking very fast, right? और मेरा ख्याल से कि मैं 1 मिनट में 150 से exceed कर रही हूँ. Anyway, जब हम स्पीच देते हैं तो स्पीच देने का एक तरीका होता है, एक तौर होता है, वो भी डिफ़र करता है अमंग डिफरेंट पीपल ऑफ कोर्स. कुछ बोलते हैं टुडे वी विल टॉक अबाउट, ऐसे ऐसे पता नहीं ग्लाइड्स लेते हैं. कुछ बहुत ही इमोशनल हो के बहुत सख्त वर्ड यूज़ करना. आज हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आप मेरी बात सुन. तो ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं. आप बोलते हैं स्पीचेस देते हुए ऐसे इमोशनल हो जाते हैं. कभी कभी डेक्लेमेशन कंटेस्ट में पार्ट लिया है. अगर कुछ टॉपिक हो तो ह्यूमरस में तो भी एक्ट लाइक वी आर सो हैप्पी एंड वी आर एक्सप्लेनिंग. और कुछ स्पीच देने वाले ऐसे भी बोलते हैं टुडे वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती भेजा गया होता है. तो आपने इन तीनों की मिक्सचर बनना है. एंथुजियास्टिक साउंड करना है लेकिन हाइपर साउंड नहीं करना है. ठीक है. ये डेस्क वेस्ट नहीं बजाने, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. माइक पे नहीं करना, दैट्स वेरी वियर्ड. मैम ये भी तो हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती ना आया हो, उस बेचारी को इंग्लिश नहीं आती. Yes, language barrier is there, definitely. So this is how you arrange your time. 5 to 10% introduction, which is 50 to 115 words. इससे ज़्यादा नहीं.
then 80% is body, which is 850 words, and 10 to 15% is your conclusion. Do you see कि आपका जो मेन पॉइंट है वो बॉडी मिडल पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने देनी है. देन राइटिंग टिप्स फॉर राइटिंग योर स्पीच, ये आप खुद पढ़ेंगे. आगे चलिए बेटा. डिलीवरी योर परफॉर्मेंस, डिलीवरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसको एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं, इसे प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, इसे एक्चुअल स्पीच भी कह सकते हैं. ठीक है. Delivery is very important aspect of public speaking. It includes how well you use your voice and non-verbal communication or body actions. They are equally important. So look for the qualities in a good speaking voice. Vocal expressions. अब मेरी आवाज़ जो है वो loud होगी. I am trying my best to be loud enough so that all of you can hear me. I have fluctuations and intonations as well with purpose. वरना मैं इससे भी तेज़ बोल सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा पेस पकड़ सकती हूँ. तो आई एम ट्राइंग टू यूज़ फोर्स एंड क्वालिटी इन अ वेरी मॉडरेट लेवल सो दैट ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हियर इन द क्लास very rarely can also understand what is happening in the class, right? So quality, mellow, clear, stable and steady. ठीक है. क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी क्वालिटी में. फोर्स, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. अब मेरा वॉल्यूम काफ़ी ऊंचा है, इंटेंसिटी भी है इसमें. Can you feel that intensity? So when you're giving the speech, this intensity should be there. Force of the voice should vary according to the points. Some points needs extra intensity and some can be said in a flow. Then pitch, position on the scale at which you speak and the rate, speed या pace जिसकी मैं बात कर रही हूँ. So vocal expressions में आप force, pitch, rate और इन सारी चीज़ों की बात करेंगे. नीचे चलें बेटा. Then enthusiasm, जैसे मैंने अभी आपको बताया, if you will be sounding dull and non-interested, definitely आपकी audience भी नहीं सुनेगी. For example, I am putting a lot of effort, but 4-5 people from here, they are not listening, even though I am putting effort. And this can happen to you when you are presenting as well and giving speech. But you cannot let such people distract you. That is the key to moving forward. बहुत सारे इंडिविजुअल्स खामखा यूँ भी करेंगे. टेक इट एज अ पॉजिटिव नोट. डोंट टेक इट टू योर हार्ट के देखो ऐसे मुंडी हिला रहे, सुन तो रहा रहे. इफ़ यू टेक इट दैट वे देन यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस. ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर enthusiastic in a moderate level. Then enunciation and articulation. Enunciation and articulation, हम सभी रोज़ इससे स्ट्रगल करते हैं. I struggle with it till date. Sometimes I'm unable to pronounce a word correctly even if I will try hard. So pronunciation is important. अब ये ना हो कि आप स्टेज पे आके प्लेजर को प्लीजर पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट को आप मेजरमेंट पढ़ रहे हैं. ऐसी बेसिक चीज़ों की मिस्टेक्स ना हो. कोई बहुत बड़ा वर्ड है जो आपने पहली दफ़ा सुना है तो दैट्स फाइन. लुक अप वर्ड्स if you're not sure how to use them. उस तरफ चले. Then your breathing. अब ऐसा भी ना हो कि इंटेंसिटी, फोर्स एंड क्वालिटी के चक्कर में आप हाँफ रहे हैं. ओके आज हम बात करें और हाँफते हुए आप बोल रहे हैं. दैट शुड नॉट बी द केस. ठीक है. यू हैव टू कैच योर ब्रेथ एट सर्टन मोमेंट्स. वो मोमेंट्स क्या होते हैं कि यू गिव एन एग्जाम्पल, you wait for a reaction, you slow down on certain points to catch your breath. Breathing is equally important. ठीक है. So ये सारे expressions, these qualities are important in delivery. ठीक है. ये आपने याद रखना है. Then what to do with your hands. ठीक है. अब हम hands के साथ क्या करते हैं? We have many students and me myself and teachers as well, वो यूँ करके यूँ खड़े होते हैं. Hands should not be like these. Hands should not be like this और pockets में और यूँ कर रहे हैं और यूँ कर रहे हैं और यूँ कर रहे हैं. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Do not touch your face. Even ये जो दुपट्टा मैं सेट करती हूँ, अब ये एक लिमिटेशन है. I have to do so while presenting. It should be definitely set already. वहाँ पर आप बार बार आपकी लटें आ रही हैं, आप उसको पीछे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. स्पीच में ये इम्पॉर्टेंट है. Body action is any physical movement by the speaker. It can relate your thoughts and feelings to the audience. यानी आपकी feelings और आपके thoughts audience तक पहुँचाने. Any body movement except moving from one spot to another is considered a gesture. अच्छा, अब कुछ बच्चों को मैं बताती हूँ कि move करें तो ज़्यादा ही करते हैं. ओके आज हम बात करेंगे. This is also not done. You have to move but बहुत कम, बहुत ज़्यादा भी नहीं. ठीक है. Speeches में घूमना नहीं चाहिए.
डिपेंड्स स्पीच कैसी है. मोटिवेशनल है तो आप ज़्यादा फील करवाने के लिए माइक पकड़ें और बीच में आ जाएं. मोटिवेशनल स्पीच में ऐसा होता है. एंटरटेनमेंट में तो वो तो कॉमेडियन तो पागल ही हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पीच आप मूव कर सकते हैं. जो स्कूल कॉलेजेस में स्पीच होता है, शी इज़ वेरी मच राइट. वो वी आर स्टिक टू द रोस्ट्रम और द प्लेस. एक जगह क्रॉस लगा होता है, वहीं खड़ा होना होता है. दैट इज़ करेक्ट. आपका माइक होता है, वो सब कुछ होता है. अगर मूविंग माइक ना हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू मूव अलॉन्ग. ऑफ कोर्स hands often speak louder than the words. Your hands, they speak louder than the words, and hand movement is important. Stand in front of a full length mirror with a large book in each hand. Then talk. At times you'll raise one hand or the other in a gesture, even though the books are heavy. Those are real gestures. Save them. Eliminate all others. So hand movement speeches के certain किस्म के होते हैं. When I am teaching, my hand movements are limited. ये मैंने सीखा है. जब when I started तब मेरे hand movements भी बहुत fluctuating और unrealistic और unnecessarily excessive हुआ करते थे. But I have learned it. Now most gestures are variations and combinations of different movements. There are 4 basic hand movements that are used in speech. और उनके डिफरेंट नेम्स और फंक्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंडेक्स फिंगर. आपने स्पीच में देखा कोई ऐसे करता है? ओके, पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, लेकिन समटाइम्स मोटिवेशनल स्पीकर्स में वो स्पीकर कहते हैं इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू. सो दैट इज़ इंडेक्स फिंगर दैट यू कैन यूज. लेट्स सी व्हाट्स इट्स फंक्शन. This gesture is suggestive or descriptive and is used to point out an object or an idea. For example, you are the problem and you are the solution. So if I can do it, you can do it too. तो index finger को speech में आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं. Then we have palms up. Palms up ऐसे होता है बोलते हुए. Although मैं ये नहीं यूज़ करती टीचिंग करते हुए, लेकिन जो अच्छे speech देने वाले होते हैं they use it. This can show that you are in favor of something or to compare two things, but never to emphasize alone. For example, on the one hand we are talking about this, on the other we are talking about that. तो ये hands का जो movement है वो comparison को palms up को show करेगा. Then palms down. This is the opposite of palms up. It shows disapproval is made rapidly. I want nothing to do with this. Sometimes students मेरे पास आते हैं, although I'm not giving a speech, लेकिन मैं यही कहती हूँ अच्छा रहने दें. So this is not a disregard but cutting it off, somehow telling them that there is nothing forward waiting for you. आगे चले बेटा, दूसरी तरफ पेज की दूसरी तरफ चलें. Then we have the fist. क्या हम स्पीच में फिस्ट दिखाते हैं? वो करते हैं ना, ज़्यादा पेट्रियाटिक किस्म का मोटिवेशनल स्पीकर और पाकिस्तान जिंदाबाद वो स्पीच यूज़ करके आर यू विद मी यस ऐसे करते हैं ना, फिस्ट यूज़ होती है वो. ठीक है. A very emphatic gesture such as this is to use to show an important feeling of speaker, such as we must fight for this problem. जैसे मोटिवेशनल है, पर्सुएसिव है, और उसमें वो कोई NGO वाले बच्चे हैं और वो कह रहे हैं हमें ये करना चाहिए, वो कहीं करना चाहिए, तो वो कहते हैं लेट्स डू इट. आपने वो कार्टून देखे हुए कैप्टन प्लैनेट ही इज़ द हीरो, और वो यूँ करता था और वो भी हवा में चला जाता था. तो ये हैंड फिस्ट नहीं देखे हुए? अब वो छोटे हैं ना, आप 2000 में पैदा हुए होंगे. एनीवे, right? Hand movements and gestures, these 4 gestures are important, their functions are important, and when they are used, how can they be used? Contextualize it. In this handout, there is no example given, no context given. You have to give it at your own. An assignment has been posted on the same handout. आप जो भी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से या कोई और एग्जाम्पल से. आपने उसको एग्जाम्पलीफाई ज़रूर करना है. नीचे चले. देन कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोलिंग योर नर्व्स. समटाइम्स वी आर नर्वस एंड इट इज़ ओके. नर्वसनेस में क्या होती है कि आवाज़ फ्लिकर करती है, शेक करती है, somehow गायब हो जाती है. यू फील लाइक योर हार्ट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर माउथ एंड मच मोर. हाँ, बॉडी, हाँ वो होता है बिल्कुल, बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं. तो स्टेज फ्राइट और नर्वसनेस बिफोर यू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नेचुरल. ठीक है. व्हेन आई हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मोर देन 500 पीपल, फॉर अ सेकेंड आई फील समथिंग एज वेल.
दैट्स कॉमन, ठीक है. ऑल्दो आई टीच क्लासेस जिसमें 100+ स्टूडेंट होता है, दैट्स फाइन. लेकिन अगर उससे बड़ी क्लास में अननोन लोगों के सामने, और अगर मैं इवैल्यूएट हो रही हूँ, इफ आई हैव टू टॉक समहाउ for a few minutes or seconds, I would feel something. I do feel something, and it's absolutely natural. Understanding how and why it happens will help you overcome all these problems. When faced with making a speech, it is only natural to be apprehensive and fearful, because you know that the audience is there and they are looking at you, they are listening to you, they are making an eye contact, and then there are these who are not listening and disrespecting you time and again. But it is important that you control your voice, your feelings and your nerves at the same time. ठीक है, ये तीनों चीज़ें कैसे होंगी जब आप अपने माइंड में क्लियर हैं कि यू आर हियर टू प्रेजेंट और शेयर इंफॉर्मेशन विद द पीपल हु आर इंटरेस्टेड एंड विद नॉट दोज पीपल हु वुड नेवर बी इंटरेस्टेड इन एनीथिंग. आगे चलें, नीचे चलें. Try some of these tips. Don't fight nervousness, accept it. The first step to let go of nervousness is to accept it that I'm nervous and I'm going to do it. ठीक है, sometimes मुझे कुछ परेशानी से एंजाइटी या स्ट्रेस फील हो रहा हो कुछ करने से पहले, तो मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं करना है, साथ यू डोंट हैव अ चॉइस, लेट्स डू इट, तो वो हो जाता है. आई कैन शेयर एन एग्जाम्पल, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टेज फ्राइट, इट इज़ रिलेटेड टू ड्राइविंग फ्राइट. व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग, तो शुरू में थोड़ा सा परेशान में होती थी, डर लगता था, प्रॉक्सिमिटी इशूज़ था, पता नहीं चलता था कहाँ से मोड़ काटना है. तो मैं कैसे अपने आप को काम करती थी कि आज मैंने यहाँ से बहरिया तक जाना है, वहाँ तक पहुँच गए तो बहुत है. तो जब मैं वहाँ पहुँचती थी तो आई यूज टू टैप माई सेल्फ, येस दिस इज़ डन. So step by step I came out of that fright or anxiety. Driving anxiety is also real for so many people. Similarly, stage fright तभी दूर होगा जितनी बार आप स्टेज पे आओगे उतना वो फ्राइट डिल्यूट होता जाएगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा. Reassure yourself that you are well prepared by having chosen the topic that interests you. Make sure that you have a clear organizational plan. Prepare a good introduction that introduces the topic to the audience. नीचे चलें बेटा. Practice your speech. Practice makes a man perfect. The more you practice, the more there are chances that you will make less blunders. अगर आप बिना प्रैक्टिस के आते हो तो प्रॉब्लम होती है. नीचे चलिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए. Using microphone. If you know for a fact that your voice quality is low and you cannot speak loud enough, you must arrange a microphone beforehand. आप अपनी प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस से पहले उसके कर सकते हैं. ठीक है, बिफोर द स्पीच चेक माइक्रोफोन एंड एक्सेट्रा. स्पीक डायरेक्टली टू द माइक. माइक में बोलना भी एक टेक्निक है. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू स्पीक. कुछ लोग माइक के इतने करीब होते हैं कि शाह शाह की आवाज़ साथ आने लग पड़ती है, उनकी सांस की आवाज़ आती है. कुछ बहुत दूर बोलते हैं, तो उस मॉड्यूलेशन को भी सीखना बिफोर गोइंग टू द स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट. नीचे चले बेटा. Acknowledge your sources. If you have used any sources, any research articles or news or statistics, you must acknowledge कि वो कहाँ से है. वो end पर आप दे सकते हैं. So this is all about speeches and how there are different types of speeches, how they can be organized, what kind of organizational skills could be used in making the bodies of the speeches, how to overcome nervousness, how to handle your hand movements, and etc. All these things are part of speeches and you should know them by heart. Now if you have any